हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेस्टपुर में। और टेस्टपुर में मैं लेकर के आया हूँ आज मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी जो नदी है, हमारी जो जीवन रेखा है, जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ कही जाती है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा के बारे में हम आज पढ़ेंगे, फैक्चुअल डेटा इसके बारे में जानेंगे। और ये यहाँ से महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एमपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, जिसमें एमपी आना है, तो उसमें आपके लिए नर्मदा से 99% एक प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। और प्रश्नों की प्रवृत्ति, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कि बदल चुकी है। क्वेश्चन अब ये नहीं आते हैं कि मध्य प्रदेश का उद्गम कहाँ से हुआ और इसकी समाप्ति खत्म कहाँ पर हो गई, इसकी सहायक नदी कौन सी है, ये पैटर्न भी जाने वाला हुआ। चलिए, तो बेसिक नज़र हम डालते हैं। सबसे पहले जो फैक्ट आपने पढ़े पढ़ाए रखे हुए हैं, रटे रटाए रखे हुए हैं, उनको मैं एक बार कवर कर लेता हूं, वरना लोग बोलेंगे कि सर को ये भी पता नहीं कि नर्मदा कितनी बहती है, कितने जिलों से निकलती है। और फिर उसके बारे में जो डीप नॉलेज है, डीप फैक्ट है, उनको मैं अब आगे कवर करूंगा। तो आपको पता ही है कि नर्मदा का जो उद्गम है वो पुष्पराजगढ़ तहसील जिला अनूपपुर से होता है। अमरकंटक में मैकाल पर्वत जो है, ये मैकाल पर्वत की श्रेणी है, ये इससे होता है। और साथियों, इसमें मैकाल में आपको याद रखना है कि यह रेडियल ड्रेनेज को दर्शाता है, अरीय अपवाह को यह पठार या पर्वत दर्शाता है। इसके चारों ओर नदियां होकर के निकलती हैं। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र के प्रकार पढ़ोगे तो आपको इसमें यह चीज देखने के लिए मिलेगी कि मैकल जो है, यहाँ से नर्मदा निकल जाती है पश्चिम साइड, और उत्तर की ओर दो नदियां जाती हैं, जोहिला और सोन। और एक नदी पूर्व की ओर जो है रायपुर के पास से निकलती है सहाबा पर्वत से, वो भी मैकाल का हिस्सा है, जिसका नाम आपने देखा होगा कि वो महानदी के नाम से जानी जाती है। और इसी के पास अनूपपुर में एक नदी और है जिसका उद्गम होता है, वो है हंसदो। और हंसदो भी आगे जाकर के महानदी में मिल जाती है। इतनी कहानी आपको मैंने अरीय अपवाह तंत्र में बता दी है। अभी कभी हो सकता है कि भविष्य में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वापस आते हैं हम नर्मदा पर। और नर्मदा के साथ साथ मैंने अभी यहाँ पर दो नदियों का नाम और लिया था कि सोन और जोहिला का उद्गम भी यहीं से होता है। तो आपको याद रखना है कि अमरकंटक के पास से ही जो है सोन, नर्मदा और जोहिला का उद्गम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। आगे चलते हैं। तो आगे चलने के पहले मैं आपके लिए एक पौराणिक कथा बता दूं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा, सोन और जो जोहिला है, उसके बारे में एक कहानी प्राप्त होती है। क्या है वो कहानी? नर्मदा और सोन, सोन को नद का रूप अभी भी माना जाता है कि वह नद है, और नर्मदा जो है वह नदी है। तो सोन और नर्मदा का विवाह तय हुआ। विवाह, लेकिन उसी बीच में एंट्री होती है जोहिला की। जोहिला पे आकर्षित हो जाते हैं सोन, और वो फिर क्या होते हैं कि सोन को और जोहिला को अपनी बातें सुना करके, और वो नर्मदा जो है अपना मुख बदल देती है और पश्चिम की ओर बहना शुरू कर देती है। तो वो उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाती है। और फिर जो सोन है वो पूर्व की ओर बह जाता है, और इसके पास पीछे पीछे जाती है आपकी जोहिला। तो जोहिला और सोन का जो मिलन होता है वो उमरिया में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये पौराणिक कहानी है, इससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब आते हैं हम नर्मदा पे। तो नर्मदा जो है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदियों में और देश की सबसे 5 बड़ी नदी है, ये भी आपको पता है। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये जो नदी है, यह पारंपरिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत को क्या करती है, यह डिवाइड कर देती है। तो विंध्य की बात कर, सतपुड़ा की बात करें और नर्मदा की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, सतपुड़ा और नर्मदा। यह आपके लिए याद रखना है। कई जो हमारे जोग्राफर हैं वो बोलते हैं कि ये थोड़ी बहुत जो है कर्क के समानांतर भी कभी कभार देखी कहा जाता है इसके लिए। तो हाँ, लगभग पैरेलल में होकर तो जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो कोण है वो बदला हुआ है, लेकिन आपको यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई मिलेगी। अब कहानी आती है कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों बहती है, इसकी दिशा जो है वह बदली क्यों है। ठीक है, पौराणिक कहानी अपनी जगह सही होंगी, गलत होंगी, उस पर हमें विचार विमर्श नहीं करना है। लेकिन आपको यह बात बता दूं कि जो नर्मदा है, यह भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा विंध्य पर्वत, और इसके दक्षिण में देखने के लिए मिलेगा सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा और विंध्य की जो भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी के बीच में इसको रास्ता बना मिला हुआ है। इस कारण से यह बहती जाती है, और ज़्यादा अपर्दन करने की इसको आवश्यकता नहीं होती। और जब हम आगे गुजरात में देखते हैं खंबात की खाड़ी के पास
इसको गिरते हुए या फिर एस्चुरी बनाते हुए, तो यह एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। तो आपको याद रखना है कि यह ज्वार बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि यह भ्रंश घाटी से होकर के आती है। इसमें इतना ज़्यादा डिपॉजिट या फिर हम बोले अवसाद नहीं होता है कि वो वहाँ पर जमा कर सके। डायरेक्ट समुद्र में आपको देखती गिरती हुई देखने के लिए मिलेगी। इसी प्रकार से ताप्ती की भी कहानी है ना। तो ये आपके लिए याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में जब यह अनूपपुर से निकलती है, अनूपपुर से होकर के आगे पहुंचती है डिंडोरी, और डिंडोरी में जब आगे यह पहुंचती है तो मंडला, मंडला को यह तीन ओर से कुंडलित रूप से यह घेरती है, और फिर उसके आगे पहुंचती है जबलपुर में। तो जबलपुर में आपने कई सारे घाट को जो है जाना होगा, वहां पर घूमा भी होगा। लेकिन उसके पहले मैं मंडला में बता दूं कि मंडला में एक जो परशुराम और जामगदनी ऋषि हुए हैं, उनकी तपोस्थली आपको मंडला में एक नदी मिलती है यहाँ पर नर्मदा से, उसके संगम पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मंडला की जो कहानी है, उससे आगे जब हम आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर तिलवाड़ा घाट जबलपुर में आपको ग्वारी घाट, भेड़ा घाट देखने के लिए मिलेगा। और भेड़ा घाट आपको पता है कि यहाँ पर संगमरमर पाया जाता है ना। और फिर उसके आगे अगर हम पहुंचते हैं तो बरमान में आपको नरसिंहपुर का जो बरमान है, बरमान घाट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 13 दिनों का यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ के घाट भी प्रसिद्ध है। ठीक है, सद्धारा वगैरह भी यहाँ पर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। और होशंगाबाद जब यह प्रवेश करती है तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सेठानी घाट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चर्चा में भी रहा है। अभी कुछ अवार्ड वगैरह भी शायद होशंगाबाद के लिए मिला था। होशंगाबाद का नाम परिवर्तन करके नर्मदापुरम कर दिया है। संभाग का बहुत पहले हो गया था, 08 के आसपास, 2008-9 के आसपास, और फिर उसके बाद ये जो है जिले का नाम बदला है। उसके बाद पहुंचते हैं रायसेन की सीमा टच करते हुए, और फिर हरदा, सीहोर और देवास। तो हरदा और देवास में रिद्धनाथ और सिद्धनाथ मंदिर आपको नर्मदा के जो है इस पार और उस पार देखने के लिए मिलेंगे। एक मंदिर आता है सिद्धनाथ, एक मंदिर आता है रिद्धनाथ, जो कि दोनों अलग अलग जिलों में है, और अलग अलग जिलों में स्थित होने के बाद भी इनका जो महत्व है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चलते हैं तो खंडवा, और खंडवा के बाद खरगोन, खरगोन के बाद धार। खंडवा में आपके लिए ओमकारेश्वर देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी है कावेरी। कावेरी से कंफ्यूज मत होना, एक कावेरी आपको दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन छोटी कावेरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और फिर वहां वह 2 बार मिलती है, मतलब कि 2 इसकी बाइफर्कुलेट धाराएं होकर आकर के मिलती हैं, और फिर यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण होता है। इस द्वीप पे ओमकारेश्वर मंदिर आपको देखने के लिए मिलता है। और साथियों, ये जो नदी है एक बार पूछी जा चुकी है मध्य प्रदेश व्यापम में, तो ये इसके लिए आपको याद रखना है, कावेरी और नर्मदा का संगम कहाँ होता है। ठीक है, और यहीं पर ओम की आकृति आपको इसी कारण से देखने के लिए मिलती है। फिर चलते हैं हम खरगोन में, और धार, बड़वानी होते हुए यह अलीराजपुर होते हुए गुजरात में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये इसके 15 जिले हैं, जो 15 जिलों से ये निकलती है, तो ये आपको याद रखना है। और आपके लिए ये भी याद रखना है कि यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में विभाजक रेखा के तौर पर जानी जाती है। चलिए, अब आपको 2-3 चीजें और याद रखनी है साथियों, मैं अगली स्लाइड में ले लेता हूं कि यह जो स्थलाकृतियां बनाती है उनमें आपको देखने के लिए मिलेगी जलप्रपात। तो जलप्रपात मैं बोलता जाऊंगा, और अगर आपको पता है तो आप जिले उसके कमेंट करते जाना, है ना, ताकि आपको ये रटा रटाया नॉलेज जो है ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये आपको जो है दुग्ध धारा, ये आपको बिल्कुल प्रारंभ में देखने के लिए मिलेंगे। फिर आपको भेड़ा घाट देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको दर्दी देखने के लिए मिलेगा, मानधाता देखने के लिए मिलेगा, और 2 गॉर्ज का नाम याद रखना है। गॉर्ज एक स्थलाकृति होती है जो बहुत पुरानी नदियों द्वारा बनाई जाती है। एक का नाम है मानधाता गॉर्ज, और एक का नाम है मुकरता गॉर्ज, जो 120 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और इसके बाद गुजरात में वो प्रवेश कर जाती है। तो इन 2 गॉर्ड्स का नाम आपको याद रखना है। कई किताबों में नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये MPPSC ने इस वर्ष 2022 के शायद मेडिकल ऑफिसर या फिर जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें इसको पूछा है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे चलें, तो आगे चलते हैं जब हम, तो एक बात और आपको याद रखना है कि इससे जुड़ी हुई जो पौराणिक कहानियां हैं, पौराणिक कहानियों में भी इसके कई सारे नाम मिलते हैं नर्मदा के। दूसरी बात, आपको
जो कई प्रकार के हमारे साहित्यकार हुए या कई साहित्यकार हुए हैं, उन लोगों ने भी नर्मदा को अलग अलग नाम दिए हैं। बहुत पुरानी जो इसकी पवित्रता है वो मानी जाती है, नदी मानी जाती है। तो मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि यह गंगा से जो है बहुत ज़्यादा शुद्ध है, इसको छू अकेला लो तो तुरंत पवित्र हो जाते हैं, ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है। ठीक है, सरस्वती, गंगा और जो है नर्मदा, इनकी शुद्धता या इनसे पवित्रता प्राप्त होना कई सारी पौराणिक जो कहानियां हैं उसमें दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था पौराणिक कथाओं की। तो आपके लिए याद रखना है कि महाभारत जो है, महाभारत में आपके लिए अमरकंटक का नाम ऋक्ष पर्वत देखने के लिए मिलेगा, जिसको आम्रकूट भी कहा गया है या अम्रकूट भी कहा गया है, और इसी के बाद इसको अमरकंटक नाम प्राप्त होता है। तो ये अगर कभी आया कि ऋक्ष पर्वत या ऋक्ष श्रेणी जो है वो महाभारत में किसके लिए कहा गया है, तो ये अम्रकूट जो है आपके लिए देखने के लिए मिलेगा, अमरकंटक का पुराना नाम था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक नाम और मिलता है सोमोद्भवा। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो एक सोमवंशी राजा थे, तो सोमवंशी राजा के यहाँ पर यह उत्पन्न हुई थी, तो इसलिए इनको सोमोद्भवा भी कहा जाता है। ठीक है, कालिदास की बात करें तो ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार साथियों, कालिदास। तो कालिदास ने मेघदूत और रघुवंशम में इनके अलग अलग नाम दिए हैं। तो मेघदूत में जो नाम मिलता है वो आपको रेवा नाम मिलता है, रेवा। और अगर हम रघुवंशम की बात करें तो रघुवंशम में इनका नाम जो है वह सोन प्रभा मिलता है, सोन प्रभावा। ये महत्वपूर्ण है, कई बार ये जो चीजें हैं यह सोन से भी लिंक हो जाती है। अगर आप कर सकते हो, आप कंफ्यूज हो गए तो सोन से लिंक कर दोगे, इसलिए रघुवंशम में सोन प्रभावा बोला गया है और रेवा बोला गया है मेघदूतम में। ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए मध्य प्रदेश के डिटेल अध्ययन के तौर पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ ही हम इसमें एक शतपथ ब्राह्मण में इसका नाम पाते हैं, शतपथ ब्राह्मण। पुराने हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें क्या नाम मिलता है, तो उनमें रेवोत्तरस कहा गया है, रेवोत्तरस। रेवोत्तरस जो है वह नर्मदा के लिए कहा गया है। ठीक है, चलो अब जो है इसके कई सारे नाम मिलते हैं, शंकरी नाम भी मिलता है, साकरी नाम भी मिलता है, आनंदमयी नाम मिलता है, मैकलसुता नाम मिलता है, सोम प्रभा नाम मिलता है। तो ये जो नाम है अगर आपको याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना एक नाम आपको याद रखना है कि जो टॉलमी ने दिया था, टॉलमी जो प्रसिद्ध एक ज्योग्राफर रहे, साहित्यकार रहे, इन्होंने नाम दिया था नामोदोस। नामोदास या नोमोदस भी पढ़ा जाता है, तो ये दास आपको याद रखना है कि नोमोदास जो है वो टॉलमी ने इसका नाम दिया था या इसका जो नाम की संज्ञा है वो प्रदान की थी। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है कि यह वृक्षनुमा प्रणाली अपनाती है, सलाखे वाली जो प्रवृत्ति है वो अपनाती है। इसमें क्या होता है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। यह अपवाह तंत्र में, जैसे ये नर्मदा जा रही है तो नर्मदा में यहाँ पर मान के चलो कि मैं तवा बता दूं, और तवा आपको याद रखना है कि ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, जो आपको निकलती हुई दिखेगी पचमढ़ी के आसपास से, और यहाँ पर कई सारे वाटरफॉल भी तबाह बनाती है। और इटारसी और नरसिंहपुर की बॉर्डर के पास यह कहाँ मिलती है, नर्मदा से मिलती है। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। और फिर अगर मैं बात करूँ तो तवा में देनवा भी मिलेगी। यहाँ पर अगर आप बात करो तो कई सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं, सेठ शक्कर, दूधी, माचना वगैरह, और फिर इनमें कई सारी ऐसी नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो ये एक प्रकार से सलाखें या वृक्ष वाली जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। तो इसका अपवाह तंत्र आपको वृक्षनुमा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपके लिए बताए हुए हैं नर्मदा से। अभी नर्मदा में कहानी और है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ कि जो मध्य प्रदेश में या पूरी अगर हम लेंथ की बात करें नर्मदा की, तो 1312 किलोमीटर आपको देखने के लिए मिलती है। तो मध्य प्रदेश में 1077 देखने के लिए मिलती है। ये मैंने आपको प्रथम स्लाइड में बता दिया था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ और फैक्ट हैं, तो कुछ और फैक्ट मैं आपको आगे बताता हूँ। जो महत्वपूर्ण धर्म स्थान है वो नर्मदा से काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अमरकंटक है। अमरकंटक में कई सारे मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको नर्मदा कुंड, जहाँ से
नर्मदा जी का उद्गम होता है वो देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है साथियों कि नर्मदा कुंड कहाँ पर है। नर्मदा कुंड का जो जीर्णोद्धार है वो भोंसले राजा थे कुछ नागपुर के, उन लोगों ने भी कराया है। और अहिल्याबाई होलकर का नाम भी मिलता है यहाँ निर्माण कार्य कराने के लिए। ठीक है, तो अहिल्याबाई होलकर भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कुछ कलचुरी शासक, उनके नाम मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। एमपी की हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे किसने क्या निर्माण कराया था। तो कलचुरी शासकों ने यहाँ पर कर्ण मठ का निर्माण कराया था, याद रखना है आपके लिए। और दूसरा आपके लिए याद रखना है पातालेश्वर महादेव जो है काफी प्रसिद्ध मंदिर है, ये यहाँ पर जो है कलचुरी शासकों ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, यहाँ पर रेवा नायक की एक मूर्ति भी स्थित है जो विशालकाय मंदिर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो कबीर धाम, कबीर चौरा, माई की बगिया, ऐसे स्थान भी आपको अमरकंटक में देखने के लिए मिलेंगे। एक याद रखना है भृगु कमंडल, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, भृगु कमंडल। ओके, भृगु ऋषि की तपस्या स्थली जो है वह नर्मदा कुंड से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। और एक और मंदिर आपको याद रखना है, चार ओर चार देवियां हैं, उनका मुंह है, यंत्र महामेरु मंदिर, यह प्रश्न बन सकता है, यंत्र महामेरु मंदिर। ठीक है, और ये काफी महत्वपूर्ण मंदिर है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जब नर्मदा सेवा यात्रा का समापन शायद हुआ था तब आए थे, तो महामृत्युंजय आश्रम भी वो गए थे। महामृत्युंजय आश्रम, ये बड़ा आश्रम है वहाँ का, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा शांति नाथ भगवान की जो है भगवान जैन धर्म से संबंधित, उनकी भी एक मूर्ति यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जैन धर्म का महाकुंभ भी यहाँ पर आयोजित हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हांडिया आपको याद रखना है, हरदा जिले का एक स्थान, मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा आगे। तो हांडिया का जो एक धार्मिक स्थान है रिद्धनाथ का मंदिर, अगर मैं बात करूं तो देवास और हरदा, तो हरदा में आपको देखने के लिए मिलेगा हांडिया, और यहाँ पर आपको रिद्धनाथ मंदिर देखने के लिए मिलेगा। देवास में आपको सिद्धनाथ मंदिर देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं बात करूं हांडिया की, तो हांडिया को नर्मदा का नाभि स्थल माना जाता है, या जो सेंटर पॉइंट है वो माना जाता है नर्मदा नदी का। ये काफी महत्वपूर्ण है। नेमाबार का जो सिद्धनाथ मंदिर है यह आपको देखने के लिए मिलेगा देवास के अंतर्गत, और हरदा का जो हांडिया है वो रिद्धनाथ मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके आगे चलें, इसके आगे आपको एक स्थान और देखने के लिए मिलेगा जो धार जिले में आपको देखने के लिए मिलता है। जस्ट 1 मिनट, मैं इंक चेंज कर लूं। धार जिले के अंदर अगर हम प्रवेश करते हैं तो धार जिले में एक कोटेश्वर महादेव का मंदिर देखने के लिए मिलता है। कोटेश्वर, कोटड़ा करके एक स्थान शायद यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ जो है वह मेघनाथ की तपोस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। मेघनाथ की जो तपोस्थली है वो नर्मदा किनारे आपको देखने के लिए मिलेगी। काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है। ठीक है, और इसी के आगे दो नदियों का संगम होता है, एक का नाम है उरी और एक का होता है बागनी। तो ये या बाग नदी जो है वो आप इसको मान सकते हो, यहाँ पर इसका संगम देखने के लिए होता है। इसके अलावा कई सारे मंदिर हैं यहाँ पर शंकर जी के, अवधूत धाम भी स्थित है, और एक मंदिर और है नारायण कुटी खलघाट, ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगर हम बात करें देवास की, तो धार के पहले देवास जो है, देवास में ही आपको 2-3 चीजें और याद रखनी है कि देवास के अंतर्गत एक सीता मंदिर नर्मदा किनारे स्थित है, और ऐसी मान्यता है कि इस सीता मंदिर के पास ही लवकुश ने जो भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था उसका अश्व पकड़ा था, ऐसी मान्यता है, यहाँ के लोग मानते हैं। ठीक है, और ऑफिशियल जो कुछ डेटा है वो भी इसके बारे में मध्य प्रदेश सरकार क्लेम करती है कि भाई ये वही स्थान है जहाँ पे, अच्छा इस स्थान को घोड़ा पछाड़ स्थान कहा गया है, घोड़ा पछाड़ कहा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो बालासुर का कुंड भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, बालासुर पास में ही है ना। और इसके अलावा जो भीम द्वारा एक कावड़िया पहाड़ है वो भी देवास के पास, देवास के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि नर्मदा जो है इसको रिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है, आनंद की नदी कहा जाता है, सुख का दाता इसके लिए कहा जाता है। ठीक है,
तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। खंडवा और ओमकारेश्वर की कहानी मैं आपके लिए बता चुका हूँ, कावेरी नदी की आपको कहानी मैंने बता दी है। ठीक है, बरगद का वृक्ष, धगट आश्रम, कई सारे जो स्थान है वो मैंने आपको बताए थे। अब हम आगे चलते हैं तो खरगोन में। खरगोन में आपको एक याद रखना है, शालीवाहन मंदिर। किस जिले में? शालीवाहन मंदिर याद रखोगे आप, यह मंदिर पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है, यह मंदिर है खरगोन में। ठीक है, और इसके अलावा एक गंगा खेड़ी शिव मंदिर भी आपको देखने के लिए मिलेगा खरगोन जिले में। और खरगोन में ही गंगा दशहरा के दिन मान्यता होती है कि नर्मदा जो है वह पूरब की ओर बहती है। ठीक है, गंगा दशहरे के दिन, ठीक है, नर्मदा जो है वह पूर्व की ओर बहती है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। ठीक है, अब जो ऐतिहासिक इमारतों की बात करें हम तो कई सारी हैं। आपको याद रखना है बाजीराव मस्तानी के, बाजीराव की महेश्वर के पास जो रावल खेड़ी है उसकी समाधि, बाजीराव प्रथम की समाधि जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपको रावलखेड़ी में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अब और प्राचीन चीजें अगर हम देखें तो एक राजा सौरस करके डायनासोर है, वो भी आपको नर्मदा घाटी में आपको देखने के लिए मिला है। और अगर हम जाएं हथनौरा, सीहोर, तो वहां से प्राचीन जो मानव के अवशेष या खोपड़ी देखने के लिए मिली थी वो भी आपको हथनौरा से देखने के लिए मिलेंगे। तो नर्मदा ने सभ्यताओं को जन्म दिया है, सभ्यताओं को अपनी गोद में पाला है, तो इसीलिए हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर हम शुरुआत से इसको लिंक करें तो आपको यहाँ पर डायनासोर के अवशेष देखने के लिए मिले हैं, यहाँ पे आपको पुराने प्राचीन मानव के अवशेष देखने के लिए मिले हैं। और चीजें आप अगर हम आगे चलें तो कलचुरी शासकों ने अपनी इसको अंडर रखने की कोशिश की है। उसके बाद अगर हम आगे चलते चलें तो मराठाओं ने इसकी महत्वता समझी है और उस पर फिर काम किया है। होलकर्स ने इस पर कब्जा जो जमाया है, इसके मंदिर बनवाए हैं, इसके प्राचीन मंदिर इसके तट पर बनवाए हैं। और काफ़ी सारी जो बड़े नगर हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे वो आपको नर्मदा के किनारे देखने के लिए मिलेंगे। फैक्चुअल डेटा है, आपको सुनने में मज़ा आया होगा और मुझे लगता है कि कई सारे नए फैक्ट भी आपको देखने के लिए इसमें मिले होंगे। पूरी नर्मदा नदी यहाँ पर कवर कराना साथियों बहुत ही मुश्किल है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ और चीज़ें बताता हूँ कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो आपको तवा याद रखनी है जो इसकी सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा आपको याद रखनी है सक्कर, क्योंकि ये नाम पूछे भी जाते हैं, शेर। और इसके अलावा आप कोलार नदी को याद रखें, कोलार का क्योंकि भोपाल के आसपास आपको देखने के लिए मिलती है। और अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसमें आपको जो बरगी के पास की एक नदी है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। मान नदी आपको याद रखनी है क्योंकि मान जो है ये मनावर स्थान है, काफ़ी चर्चा में रहता है मनावर, तो इसका नाम जो है मान के नाम पर ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो 41 नदियां हैं, संख्या आपको याद रखनी है। डिवाइड कर दोगे तो आपको ये 19 जो है दाएं तट से और 22 जो है वह दाएं तट से, आप जो बाएं तट से है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेफ्ट और राइट। तो आपको याद रखना है लेफ्ट को बायां बोला जाता है और बाएं से 22 है ना, और फिर 19 बचेंगी तो वो आपको राइट साइड में डालना है। अगर मैं बात करूं कि तवा किस साइड से आती है तो तवा आपको याद रखना है कि ये जो तवा है वह लेफ्ट हैंड से इसमें प्रवेश करती हुई दिखेगी, क्योंकि नदी की जो दिशा है वह उसके प्रवाह की दिशा के अनुसार मानी जाती है। तो यह नर्मदा का राइट है और यह नर्मदा का लेफ्ट है। और यहाँ जो है आपको पचमढ़ी के पास से तवा देखने के लिए निकलती हुई दिखेगी और फिर इटारसी और नरसिंहपुर के पास ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर इसके विंध्याचल पर्वत है और ये सतपुड़ा वाला पार्क है। तो अगर कोई प्रश्न पूछता है कि सतपुड़ा कहाँ पर, तो नर्मदा के दक्षिण में है। और अगर बात करें बिंद की तो बिंद उत्तर में आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ किताबें हैं जो आपको याद रखनी है, नर्मदा के सौंदर्य पर लिखी गई हैं। तो सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़ साहब ने लिखी है। मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अमृतस्य नर्मदा, यह भी उन्हीं ने लिखी है। तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, और नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी, ये अमृतलाल बेगड़ ने लिखी है। इसके अलावा एक और लिखी है द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय, ये आपको अमृतलाल बेगड़ द्वारा लिखी हुई देखने के लिए मिलेंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित अनिल माधव दवे जो है उन्होंने नर्मदा समग्र करके एक किताब लिखी हुई थी, नर्मदा समग्र, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पानी उतर गया नर्मदा के ऊपर लिखी हुई है
और इसको लिखा है KS तिवारी ने, KS तिवारी जी ने, तो ये आपको याद रखना है। और कई सारी नदियां हैं, तो ये जो है आपको अगर जो नर्मदा से रिलेटेड नदियां देखने के लिए मिलती हैं तो उनको एक बार आप पढ़ सकते हो, कभी ना कभी ये पूछी जाएंगी। ठीक है, तो परशुराम और जामगद जी जो ऋषि थे, उनकी तपोस्थली मैंने आपको बताई थी मंडला में, तो वो आपको याद रखना है। मुझे लगता है अगला क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है, नर्मदा किनारे है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कुछ नर्मदा से रिलेटेड फैक्ट थे जो मैंने आपके लिए बताए हैं। इन फैक्ट के अलावा अभी हमें नर्मदा के किनारे के जो शहर हैं वो देखने हैं। अगर मैंने वाटरफॉल बता दिए हैं, कुछ वाटरफॉल्स और देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण हो जाएंगे, किलोमीटर जो सॉरी ऊंचाई उसकी देख सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो सिंचाई परियोजनाएं जो नर्मदा पर चल रही हैं, 3000 लघु डैम, और इसका जो वाटर रेशो है वो कितना प्रवाह इसका किस प्रदेश में है उसको मैंने कवर नहीं किया है। और अगर आप नर्मदा के किनारे एक चीज़ और याद रख सकते हो कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जो सरदार पटेल की मूर्ति, वो नर्मदा के किनारे ही आपको केवड़िया में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैं नर्मदा से संबंधित कई सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हुए हैं, और कई सारे जो फैक्ट हैं वो आपके लिए हो सकता है कि नए हों, या हो सकता है कि आपने पढ़कर रखे हों। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप निश्चित ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर फैलाइएगा ताकि उनको भी ज्ञान मिल सके, अगर उनके पास जो सिस्टमेटिक फैक्ट हैं वो नहीं है तो। क्योंकि नर्मदा के बारे में ये हमारा पहला लेक्चर है, इसके बाद हम एक और लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें आपको नर्मदा से संबंधित लगभग 90% फैक्ट तो कवर हो ही जाएंगे, पूरे के पूरे। 100% तो अब एग्जामिनर जो है वो कहीं से भी दे सकता है कि नर्मदा से संबंधित कोई भी फैक्ट, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितनी भी किताबें, जितनी भी वेबसाइट, जितने भी लेख, जितने भी रिसर्च अभी तक नर्मदा के ऊपर हुई है, और जितने भी नर्मदा के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो कई महीनों का मेरे पास डेटा था, उसको मैंने कलेक्ट करके आपके सामने रखा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।